जब बारात शामियाने में दाखिल हुई तो हर कोई नजारा करने दौड़कर बरामदे में आ गया। हम सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और गले में गेंदे के फूलों के हार डाल रखे थे। लेखा बरामदे में नंगे पांव खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने हार गले से उतारकर हाथ में पकड़ लिया। इस पर वो हंसने लगी और मैंने घबरा कर अपना हार साजी के गले में डाल दिया। शहबाला के जितने भी हार हों कम है। मैं लेखा से बहुत पहले का वाकिफ हूं। जब वो 8वीं में थी, 9वीं में हुई, 10वीं पास कर ली और जब वो कॉलेज में दाखिल होने के लिए रोती रही। वो दुल्हनों की सहेली थी। मैं कई छुट्टियों में खाला के यहां आया करता था। यहीं से उसे जानने लगा था। उसका कद लंबा था, रंग सांवला, नाक बहुत सुतवा और नीमबाज लंबी लंबी पलकें बंद होती छुई मुई की तरह इतनी प्यारी कि छूने को जी चाहता। लाल किला दिल्ली के अजायब घर में ऐन उसी की शक्ल की एक अरब लड़की की तस्वीर है। पर दूर क्यों जाइए, आपने कोई लेखा नहीं देखी। लंबे कद की खूबसूरत आंखों वाली, जिसके सर पर हमेशा सफेद नैनाउन का मुनक्कशी दुपट्टा हो। बस वही तो है लेखा, मेरी लेखा। उसे मैंने जब भी देखा नंगे पांव देखा। जब वो चलती तो यूं मालूम होता कि जमीन उसके नंगे पांव चूम रही हो, और जब वो जमीन के सीने से चिमट जाते तो ऐसा लगता कि अब नहीं उठ सकेंगे। मगर वो उन्हें ऐसे झटके से उठाती कि उसकी कमर में एक लहर सी पैदा हो जाती और वो नाचती हुई महसूस होती। उसकी चाल एक रक्स थी, एक नातमाम रक्स जो अभी शुरू ना हुआ हो मगर जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही हो। सांचे में ढले हुए पांव बेकरार मछलियों की तरह इधर उधर तड़पते रहते और उन पर साटन की शलवार के भारी पांचे भंवर की तरह घूमा करते। मैं जाफरी में बैठा हुआ मुमताज को खत लिख रहा था। थानेदार साहब की वर्दी खूंटी पर लटक रही थी और उनकी पेटी का व्हिसल अपने अड्डे से निकलकर मेरे सर पर मैबारों के साहुल की तरह झूम रहा था। परले कोने में ग्रामोफोन पड़ा था। लाउडस्पीकर का मिस्त्री कभी अंदर आता और कभी बाहर भोंपों के पास जाता, फिर अंदर आकर पेचकस से पास पड़े हुए आले में कुछ तरमीम शुरू कर देता। भोंपू को आवाज ठीक न थी। बेचारा मिस्त्री सुबह से पिंजरे के शेर की तरह इधर उधर हरकत कर रहा था। थक कर उसने पेचकस पतलून की जेब में डाल लिया और साउंड बॉक्स उठाकर फिर रिकॉर्ड की शुरू की लकीरों पर रख दिया। कोट से रुमाल निकालकर माथे पर फेरा और आराम से कुर्सी में लेट गया। अचानक फिर उछला और बाहर भोंपू के पास जा खड़ा हुआ। इस तरह के 150-200 फेरे मार चुका था। मील भर की मसाफत तय कर ली होगी। मैंने देखा कि वो भोंपू के पेच खोल लिया कस रहा था। मैं फिर खत लिखने लगा। विसिल उसी हालत में झूम रहा था और ऐसे महसूस होता था कि अगर मैंने इसे देखा तो वो बजना शुरू कर देगा। बरामदे के आखिरी सिरे पर बच्चे खेल रहे थे। 2 कतारें थीं, जर्क बर्क लिबास थे और नन्हे नन्हे गीत। जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते तो ऐसा मालूम होता जैसे रंग बरंगी परियां जादू भरे गाने गाती झिलमिलाते हुए चिराग लिए फिरती हैं। लड़कियों के बालों में रिबन बंधे थे और आंखों में सुरमा था। लड़कियों के जेबों में खाने पीने की चीजें ठुसी हुई थीं और हाथों में नन्ही नन्ही छड़ियां थीं। वो हम ठंडी मौसम से आए हैं खेल रहे थे। जब उनका हंगामा बहुत बढ़ गया तो बैठक के दरवाजे से लेखा निकली, नंगे पांव, और मुझे जाफरी में बैठा देखकर खिसकती खिसकती जाफरी में आने लगी। मैंने खत लिखना बंद कर दिया। लम्हा भर के लिए उसे देखकर मैं बच्चों का तमाशा करने लगा। साजी की बारी थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और झूम झूम कर गाने लगा, हम ठंडी मौसम से आए हैं। और फिर सारी कतार का जायजा लेकर उसने लेखा की छोटी बहन की कलाई पकड़ ली और कहा, हम इसको लेने आए हैं, और अपनी कतार की तरफ चला गया। मुखालिफों ने शोर मचाया कि इसको नहीं, नाम लो। साजी परेशान होकर टुकर टुकर देखने लगा। उसके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। बड़ी भारी कामयाबी 1 मिनट में जलील तरीन शिकस्त बन गई। वो घबरा सा गया। मैंने मेज पर पेंसिल बजाकर लेखा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो खिड़की से कमर लगाए उन्हें देखने में हद दर्जा मशगूल थी। वो मुड़ी और मुस्कुराने लगी। इसका नाम क्या है? मैंने पूछा। रूपा। वो फिर मुस्कुराई और झुककर अपनी पिंडली पर पड़ी हुई साटन की शलवार खुजाने लगी। मैं जाफरी की दीवार के पास आया, सुराख के पास मुंह करके जोर से बोला, साजी, साजी, हम रूपा को लेने आए हैं, हम रूपा। और फिर एकदम मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कह रहा हूं, हम लेखा को लेने आए हैं। मुझे इस तरह देखकर वो एक दफा फिर मुस्कुराई। बच्चे शोर मचाने लगे, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, और एक गदर मच गया। मैं और लेखा हंसने लगे।
मिस्त्री पेचकस लेकर घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और आई सी कहता हुआ फिर एम्पलीफायर पर टूट पड़ा। लेखा ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा और वापस चली गई नंगे पांव, और मैं लटकते हुए विसल को तकने लगा। सामने देगें पक रही थीं, खाने पकाने की चीजें इधर उधर फैली हुई थीं। दिन की रोशनी में आग की चमक और लहसुन और प्याज की कच्ची पक्की खुशबू में कुछ इस तरह मिल गई थी कि सारी फजा पलाव की एक बड़ी सी रकाबी मालूम होती थी। चावलों को दम दे रखा था। बावर्ची टीन की कुर्सी पर बैठा हुआ पिस्ते की हवाइयां काटने लगा। उसके पास एक लड़का किशमिश साफ कर रहा था। 2 और लड़के चीनी की रकाबियां गर्म पानी में खंगाल रहे थे। वो ललचाई हुई नजरों से किशमिश को देखते और हसरत से उस लड़के को जो हर दूसरे मिनट के बाद 10-15 दाने मुंह में डाल लेता था और फिर इस फुर्ती से चबाता के देखने वालों को पता न चल सके। उसने अपने सर को दोनों घुटनों में दबा रखा था। बावर्ची ने पिस्ते की थाली जमीन पर रख दी और टीन की कुर्सी की पुश्त पर पल पड़ा। वो जरा सी देर के लिए कसमसाई, चिरचिराई और फिर खामोश हो गई। इस दफा मुस्लिम लीग जीतेगी। उसने फुंदना पकड़कर टोपी अपने सर से खींची और उसे उंगली पर घुमाने लगा। क्या नाम, लीग का सबसे बड़ा ऑफर आया था। हमारे तो सारी की सारी बरादरी का नाम उधर ही देगी। अपने बाप दादा तो साले सारी उम्र बकते ही रहे हैं। हमसे तो वो नहीं हो सकता कि इतने रुतबे के आदमी की वो ना माने और दूर पली लेकर भगत जाएं उधर। और फिर वो टोपी को उंगली पर घुमाते घुमाते ऊँघने लगा। लड़के ने दोनों हाथों से किशमिश पर धावा बोल दिया। बावर्ची ने एकदम आंखें खोली। खाए जा साले, तेरे बाप की गांठ से थोड़ी जाता है। पर मुझे ये बता, जर्दे में तेरी मां का भेजा डालूंगा। लड़के ने शर्मसार होकर सारा सर घुटनों में घसीट लिया और रकाबियां साफ करने वाले खिलखिला कर हंसे और देर तक हंसते रहे।